हेलो एवरीवन। तो आज हमारे ये बायोलॉजी का पहला क्लासेस है। तो हमारा पहला क्लासेस क्या है? जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस। तो लाइव प्रोसेस है क्या, समझो इस चीज को। तो इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हम लोगों को सजीव और निर्जीव समझना होगा। किसको? सजीव और निर्जीव को, यानी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब तुम अपने चारों ओर देखते होगे, आसपास अपने चारों ओर देखते होगे तो तुमको बहुत सारी चीजें दिखाई देती होगी। तो जैसे कि तुमको ये जमीन दिखाई दे रहा है, घर दिखाई दे रहा है, टेबल कुर्सी दिखाई दे रहा है। तुम आसमान देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, पेड़ पौधा देख रहे हो, चिड़िया देख रहे हो, कीड़े मकोड़े देख रहे हो, जीव जंतु देख रहे हो, बहुत तरह के जीव जंतु चीजें देख रहे हो। ठीक है। अब तुम पता कैसे कर पाते हो कि कौन सी चीज सजीव है, कौन सी चीजें निर्जीव है? हम्म? तो तुम कैसे पता कर लेते हो कि जैसे कि घर है, टेबल कुर्सी है, पहाड़ है, आसमान है, ये सारी चीजें निर्जीव है। और तुम कैसे पता कर पाते हो कि कोई जानवर जैसे चिड़िया, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली, ये सारे सजीवे हैं? तो तुम एक ऑब्जर्व करते होगे कि उनमें कुछ एक क्रियाएं हो रही। ठीक है, तुम देखते होगे कि उनमें कुछ एक उनके जीवन को चलाने वाली कोई कुछ प्रक्रियाएं चल रही है उनके साथ। तुम देखते हो कि अगर कोई चिड़िया उड़ रही है, कोई जानवर क्या है, दौड़ रहा है, या फिर कोई चीज कोई अगर सोया हुआ है तो सांस ले रहा है ना। तुम ये सारी चीजें देख रहे हो कि उनके शरीर में कोई ना कोई छोटी मोटी मूवमेंट चलती जा रही है। तो तुम इससे ये पता लगाते हो कि नहीं, ये सजीव है। ठीक है। तुम पौधे को देखते हो तो पौधे देखते हो कि पहले छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे देखते हो कि वो बड़ा हो जाता है। तुम उससे ये पता लगा लेते हो कि नहीं, इसमें वृद्धि हो रही है, ये नहीं नहीं, ये सांस ले रहा है, यानी श्वसन की क्रिया भी हो रही है कि नहीं? ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कि अगर तुम सो जाते हो, खाना पीना खा लिए और रात में जाके सो गए, तो तुम जब सोए रहते हो तो तुम्हारे क्या होता है, तुम्हारे शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया तो होती ही रहती है। ऐसा तो है नहीं कि तुम सांस लेना बंद कर देते हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम जो खाना खा के सोए हो वो पाचन नहीं होता, वो डाइजेशन की क्रिया तो होती रहती है। उसके बाद तुम्हारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन तुम सांस ले रहे हो, वो ऑक्सीजन तुम्हारे एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, परिवहन तो हो रहा है। और जो तुमने खाना खाया वो जब पच गया, तो पचने के बाद जो वो उसके मिनरल्स वगैरह है वो भी तुम्हारे एक सेल से दूसरे सेल्स में जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी क्रिया क्या होती है, तुम सो भी जाओ फिर भी ये सारी क्रियाएं चलती रहती है। तो ये सारी क्रियाएं हैं क्या? ये सारी क्रियाएं ही तो जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस है। ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं, जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब समझो इस चीज को कि जब तुम कोई काम करते हो, जब तुम बहुत सारा काम करते हो या फिर कोई भी चीज क्या होती है, टूट फूट जाती है, तो उसके लिए जीवों के क्या होता है, एनर्जी चाहिए होता है। जीवों के जैसे कोई कोशिका टूट टूट गई, या फिर एक तरह समझो कि तुम काम कर रहे हो। ठीक है। तुम काम कर रहे हो तो तुमको क्या होता है, एक टाइम में एनर्जी की जरूरत होती है। तो तुम क्या कहाँ जाते हो, किचन जाते हो खाना खाने के लिए। तो तुम खाना खा लेते हो। ठीक है। और जब खाना खा लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा खाने में क्या होता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो जब पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है तो तुमको क्या मिलता है, पोषण मिलता है इससे। क्या मिलता है? पोषण। तो ये पोषण क्या है, ये जैव प्रक्रम का तो हिस्सा है, यानी लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा है ना। अब उसके बाद क्या होता है, अब तुम तो खाना खा चुके हो, तुमको तो पोषण भी मिल चुका है। अब जो तुम खाना खाए हो, वो खाना तो क्या मतलब क्या बहुत कॉम्प्लेक्स खाना होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, चावल खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, दूध पी रहे हो तो प्रोटीन ले रहे हो, फैट ले रहे हो साथ में, उसके बाद स्टार्च ले रहे हो, बहुत सारी चीजें खा रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब कॉम्प्लेक्स है। ये सारी चीजें क्या है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। अब इसका तो सिंप्लीफिकेशन भी तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? पाचन क्रिया में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन तो होता है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स जो पार्ट खा रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाए, देखने का तुम चावल रोटी खा लिए, लेकिन वो चावल के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पदार्थ होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल पदार्थ है। तो अब इन सबका सिंप्लीफिकेशन भी तो होगा, यानी सरलीकरण होगा। तो इसका जो सरलीकरण होता है, दो पार्ट में होता है। किसमें होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में होता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी अभिक्रिया हमारे बॉडी के अंदर चलेंगी, है कि नहीं? ये सारी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाएं होंगी, तो इसी इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रिस्पायरेशन कहेंगे, यानी श्वसन कहेंगे। यानी श्वसन भी क्या है, हमारा जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है, लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं और क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है।
ठीक है। अब ये ऑक्सीजन हम लोग ले लिए। अब ये खाद्य पदार्थ जो होता है, जो क्या कहते हैं, जो हम लोग पचा करके जो खाद्य पदार्थ हमको मिला, अब ये खाद्य पदार्थ का तो विसरण भी तो होगा हमारे इस सेल में, एक सेल से दूसरे सेल जाएगा, दूसरे सेल से तीसरे सेल सेल जाएगा, है कि नहीं। अब ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन भी तो जाएगा एक सेल से दूसरे सेल, तो ये क्या हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, खाद्य पदार्थ का परिवहन को क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पे परिवहन हो रहा है, संचालन, जो खाद्य पदार्थ का संचालन हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। तो ये परिवहन तंत्र बना लेता है, तो ये परिवहन तंत्र भी तो क्या है, एक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है। अब तुम देख लो कि अब तुम खाना खा लिए, तुम्हारा खाना का पाचन भी हो गया, वो टूट फूट के रिस्पायरेशन की क्रिया भी हो गई, एनर्जी भी मिल गया, अब परिवहन भी हो गया, तुम्हारे पूरे बॉडी में फैल गया, ठीक है, खाना, ओके, सारे एनर्जी मिल गई तुमको। अब इसके बाद कुछ वेस्टेज भी तो बचा, है कि नहीं, कुछ वेस्टेज भी तो बचा, सारे खाना तो नहीं पच जाता, कुछ वेस्टेज भी तो बचता है। तो उस वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उत्सर्जन कहते हैं, है ना। कि उत्सर्जन की क्रिया भी उत्सर्जन भी क्या है, हमारा जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी जैव प्रक्रम का हिस्सा है, यानी पोषण, श्वसन, हमारा परिवहन तंत्र, ये परिवहन होना, ये उत्सर्ज होना, ये सारी चीजें क्या है, लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। ठीक है। जो कि हमारे शरीर में हमेशा चलते रहता है। तो आज हम लोग इसी में लाइफ प्रोसेस में हम लोग पहला पॉइंट यानी कि पोषण को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोषण होता क्या चीज है, यानी कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता क्या चीज है। तो जो भोजन या पोषक तत्व जीवों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो हम लोग भोजन या पोषक तत्व जो ग्रहण कर रहे हैं, उसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं। ठीक है। अब ये दो टाइप का होता है, स्वपोषी पोषण या स्वपोषण, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण, जिसको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्वपोषी कहने का मतलब ये है वैसा जीव जंतु जो खुद से अपना भोजन तैयार करता है, स्वपोषी कहलाता है। ठीक है। वैसा जीव जंतु जो खुद से अपना भोजन तैयार करेगा। परपोषण मतलब क्या होता है कि ये भोजन के लिए क्या होगा, दूसरों पे निर्भर रहेगा, है ना। सपोषी पोषण या सपोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो वो क्या, वैसे जीव जो दूसरों पे निर्भर नहीं होते, यानी अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, तो उन लोग को क्या कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, सपोषी कहेंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, सपोषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। उन लोग किसी भोजन के लिए जो है ना, पेड़ पौधे क्या होता है, भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, वो लोग अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, क्योंकि इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस भोजन बनाने की एक क्रिया होती है। हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी ग्लूकोज बनाता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और क्या करता है, लेकिन हाँ, प्रेजेंस रहना चाहिए किसका, सनलाइट का और क्लोरोफिल का। ये दोनों मिलकर क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज मिलकर क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे, यानी ग्लूकोज बनाएंगे। और इसी पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो हम लोग को मिलती है ना। ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, पेड़ पौधा पेड़ पौधा से क्या होता है, ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो क्या होता है, खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान होता है, जो हम लोग सांस में लेते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देख लो परिपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। तो वैसे जीव जो अपना खाना क्या करते हैं, खुद नहीं बना सकते और खाने के लिए क्या रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या कहेंगे हम लोग, परपोषी कहेंगे या विषमपोषी जीव कहेंगे। और इस क्रिया को क्या कहेंगे, विषम पोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये तीन टाइप का होता है, कि कौन कौन से टाइप का, एक होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी मृत जीवी पोषण यानी सेप्रोफाइटिक, परजीवी पोषण पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और प्राणी संपोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब क्या होता है ये आगे देख लेते हैं। तो देखो, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, कि वैसा जीव जीव जंतु जो क्या होता है, मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, उन्हें क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। और इस पोषण क्रिया को मृत जीवी पोषण कहते हैं, या फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आप देखे होंगे कि कोई भी जीव जंतु, अगर कोई जीव जंतु मर जाता है, या पेड़ पौधा अगर मर जाता है, तो आप देखते होंगे कुछ दिन के बाद उनका शरीर क्या होता है, गलने लगता है। ठीक है। अब क्यों गलता है, वहां पे गलने का रीजन ये है कि वहां पर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन चल रहा है कि नहीं।
यानी कि वहां पे कुछ बैक्टीरिया जो डेड बॉडी होती है या पेड़ पौधे जो डेड हो जाते हैं तो वहां पे बैक्टीरिया वगैरह उसमें पनप जाते हैं और वो क्या करते हैं उसकी बॉडी को धीरे धीरे खाने लगते हैं। ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमारा कवक है, गोबर छत्ता यानी मशरूम जो देखते हैं आप लोग, ये सब क्या होता है, कुछ मशरूम गंदगी में होते हैं। ठीक है। और बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ ये सब क्या, ये सारे चीज क्या है, ये मृत जीवी होते हैं। ये जो जीव जंतु हैं यानी कि बैक्टीरिया मशरूम वगैरह जो प्रोटोजोआ वगैरह है, ये सब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं यानी डिकम्पोजर कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब देख लीजिए कि कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है कि कोई जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं हम लोग, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे जीवों को हम लोग परजीवी कहेंगे यानी पैरासाइट कहेंगे। अब जैसे मच्छर आपको काट के भाग गया, तो मच्छर क्या है, मच्छर आपका खून चूस रहा है, वो खुद से तो अपना खाना बना नहीं रहा है, तो वो क्या है, पैरासाइट है। अब मलेरिया परजीवी हो गया, ये भी पैरासाइट है। इसके अलावा जो पेट में जो कृमि वगैरह पाया जाता है, कीड़ा वगैरह जो हो जाता है बच्चे लोगों में, जो कीड़ा हो जाता है एस्केरिस वगैरह या फिर टेप वर्म, हुक वर्म, ये सारे क्या है, ये सारे चीज है पैरासाइट। अब पौधे में एक है अमरबेल का पौधा, ये भी क्या है, पैरासाइट। ये सब भी क्या करते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब आ जाते हैं प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। वह क्रिया जिसमें जीव जो है अपना भोजन क्या करते हैं, ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं यानी प्राणी सब भोजन कहते हैं। तो और ऐसे जीव क्या कहते हैं, कहलाते हैं प्राणी संभोजी कहलाते हैं। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं, मनुष्य आ जाते हैं, मेढक आ जाता है, अमीबा आ जाता है। हम लोग मतलब हम लोग का न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और हम लोग क्या कहलाते हैं, होलोजोइक कहलाते हैं। ओके। अब क्या है कि जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां। अब जीव कैसे पोषण प्राप्त करते हैं उनको देख लेते हैं। अब जैसे कि यूनिसेलुलर जीव हैं जो कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि अमीबा वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि एक ही मतलब एक ही कोशिका है। तो ये क्या कर लेते हैं, अपने संपूर्ण सतह जो कोशिका की जो सतह होती है उसी से अपने खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर जीव है उनमें तो मतलब मल्टी सेलुलर जीव क्या है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स जीव होते हैं, जटिल जीव होते हैं। तो और इनका जो होता है मतलब पोषण करने के लिए, खाना खाने के लिए, इन सब के लिए एक अलग तरह का ऑर्गेन होता है और एक ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, खाना का पाचन करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पौधे में पोषण। तो पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, सही बात है। ठीक है। यानी कि पौधे में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, यानी कि अपने भोजन खुद बनाते हैं, मतलब खुद बनाने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, पौधे को सपोषी कहते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होता है, दूसरों पे आश्रित रहते हैं, जैसे कि मृतजीवी पौधे, मृतजीवी पौधे और क्या होता है, परजीवी पौधे। तो मृतजीवी पौधे जो होते हैं वो सड़े गले क्या होते हैं, जीव जंतु या पौधे के कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि मशरूम। वो मशरूम क्या आ जाएगा, मृतजीवी पौधे में आ जाएंगे। इसके अलावा परजीवी पौधे हमेशा क्या होते हैं, दूसरे पौधों पे आश्रित रहते हैं, तो उसका उदाहरण क्या है, अमरबेल। अब देख लेते हैं स्वपोषी पौधे में पोषण। तो सपोसी पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो किस विधि के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। तो अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है किसका निर्माण कर लेते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सरल अकार्बनिक अणु से जटिल अकार्बनिक अणु का निर्माण होना। इसको हम लोग आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है, H2O है। अब इसको क्या क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए यानी कि सनलाइट चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। उसके बाद ये क्या कर लेंगे, ग्लूकोज का निर्माण कर लेंगे। और इसके साथ क्या करेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ऑक्सीजन का क्या करते हैं, रिलीजेशन करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और पानी बनाते हैं। ये क्या है, ग्लूकोज है। तो और ये क्या होगा, ऑक्सीजन मुक्त कर लिया और पानी बना लिया। कुछ ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सरल अकार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करना। तो सरल अकार्बनिक अणु क्या है, तो सरल अकार्बनिक अणु है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी, ये क्या है, सरल अकार्बनिक अणु।
और ये बना क्या रहे हैं, जटिल कार्बनिक अणु, यानी ग्लूकोज की जो संरचना है वो क्या है, वो थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जटिल कार्बनिक अणु। और मल्टी सेलुलर, जैसे कि मल्टी सेलुलर में जैसे मनुष्य, हम जैसे हम लोग हो गए या जीव जंतु हो गए, तो इनमें क्या होता है ना कि इनमें जो पोषण की जो प्रक्रिया जो विधि होती है वो जटिल कार्बनिक अणु से सरल अकार्बनिक अणु होती है। ठीक है, हम लोग जो खाना वाना खाते हैं, तो जैसे कि चावल खाए तो कार्बोहाइड्रेट चला गया, दूध लिए तो पनीर वनीर लिए तो उससे क्या हो गया, हमारा प्रोटीन वगैरह जाता है। तो ये सब क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स अणु होता है। और पाचन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, ये सब टूटता है और टूट करके क्या बनता है, सिंप्लीफिकेशन होता है इसका, और सरल अणु में टूटता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं और हमारे पूरे बॉडी में जाता है। तो ये देखिए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का ये फिगर है। तो ये प्लांट हो गया। अब ये मिट्टी से क्या होता है, मिट्टी से पानी ले लेते हैं, इसके बाद इसके पत्ती में तो क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से लेते हैं। इसके अलावा ये वातावरण से क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। उसके बाद ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और भोजन में क्या बनाते हैं, ये शुगर बना लिए, यानी ग्लूकोज बना लिए। ये शुगर क्या है, ये ग्लूकोज है। और क्या करता है, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जो कि हम लोग को वातावरण में ऑक्सीजन मिलता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, ये पौधे ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती कहाँ पे, तो उसका स्थान क्या है, प्लेस क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पत्ती के जो पेलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा होते हैं, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है, वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसलिए पत्तियों को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंगक, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि पत्ती की सतह पर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कुछ पत्तियों में ऊपरी सतह पर भी छिद्र होते हैं, कुछ पत्तियों में क्या होता है, पत्ती की निचली सतह पर भी छिद्र होते हैं। और उन छिद्र को क्या कहते हैं, हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, अब स्टोमाटा का जो नियंत्रण होता है वो गार्ड सेल्स द्वारा होता है, यानी गार्ड सेल्स उसको कंट्रोल करके रखता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वार कोशिका भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या कह सकते हैं, द्वार कोशिका भी कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहेंगे, गार्ड सेल्स कहेंगे। तो ये गार्ड सेल्स क्या करता है, इस स्टोमाटा पे कंट्रोल करके रखता है। तो अब स्टोमाटा से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, विसरण द्वारा क्या होती है, पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में पहुंचती है। जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों में पहुंच तो रही है, लेकिन कैसे पहुंच रही है, विसरण के द्वारा पहुंच रही है। और किसके जरिए पहुंच रही है, स्टोमाटा से ही तो अंदर जा रही है कि नहीं। उसके बाद जब गार्ड सेल्स में क्या होता है, जल बहुत ज्यादा मात्रा में भर जाता है, तो क्या हो जाता है, वो जल मतलब कि कोशिका क्या होती है, गार्ड सेल्स फूल जाती है, और स्टोमाटा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और जब गार्ड सेल से जल पूरे तरीके से बाहर निकल जाएगा तो कोशिका सिकुड़ जाती है, और क्या होता है, स्टोमाटा बंद हो जाता है। अब जैसे देख लीजिए, ये क्या है, पत्ती का एक स्ट्रक्चर है। ये क्यूटिकल जो है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये ऊपरी हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये है एपिडर्मिस है। इसके नीचे वाला हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पैलिसेड पेरेन्काइमा। ये जो देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला जो लंबा वाला है, ये क्या है, पैलिसेड पेरेन्काइमा। इसको पैलिसेड मीजोफिल भी कह सकते हैं। इसके जस्ट नीचे जो ये आपको सेल दिख रहा है, ये वाला सेल, ये है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा या स्पॉन्जी मेसोफिल कह सकते हैं। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वेन की तरह, ये नस की तरह जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो है हमारा एक्चुअली ये जाइलम और फ्लोएम, ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम है, जो क्या करता है, जल और खाद्य पदार्थ को एक पत्ती से दूसरे पत्ती, एक बॉडी मतलब एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हुआ, हमारा लोअर एपिडर्मिस हो गया। और यहाँ एक छिद्र है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, ये हमारे टोटल पत्ती का एक स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये यहाँ इस पैलिसेड पैरेन्काइमा में होता है, और ये जो गोल वाला जो आपको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दिख रहा है, यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ इन दोनों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी मटेरियल है उसको देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है, वो क्या क्या है। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल है, और चौथा सूर्य का प्रकाश है। पहला क्या है, क्लोरोफिल, यानी कि जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हीं पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये बात तो हम लोग जानते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि पौधे का सिर्फ हरा होना जरूरी नहीं है। अगर कुछ पौधा अगर लाल है और भूरे रंग का भी है, और अगर उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वहां पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ठीक है,
अतः क्या कहते हैं क्लोरोफिल को? अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं किसको? क्लोरोफिल को कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि कोई पौधा हरा ही होना चाहिए, अगर वो लाल भूरा पौधा भी है या फिर कोई अदर कलर का पौधा है, लेकिन अगर उसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो वहां पर भी क्या होगी? फोटोसिंथेटिक की क्रिया होगी। ठीक है। अब दूसरा एसेंशियल मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधा भोजन बनाने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। अब जल, जल भी एसेंशियल पार्ट है कि पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग क्या करते हैं? जल से प्राप्त करते हैं। जो भी मिनरल वगैरह होता है वो क्या जल से ही तो लेता है, अर्थात जल के कारण ही उसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है। अब जल के द्वारा वह क्या क्या लेता है? जल के साथ साथ वो ले लेता है जो घुला हुआ खनिज लवण है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा। ये सब क्या, ये सारा कंपाउंड क्या है? ये सबको क्या है? ये सब खनिज लवण है और इसका क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है, जो उसको खाना बनाने में हेल्प करता है। जल क्या होता है? जाइलम टिश्यू द्वारा पौधे के विभिन्न भागों एवं पत्तियों में पहुंचाया जाता है, और जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है। जल तो वो मिट्टी से लेते हैं, पौधे जो होते हैं मिट्टी से लेते हैं। अब मिट्टी से पत्ती तक पहुंचते कैसे हैं? वो पहुंचते हैं जाइलम टिश्यू के द्वारा। जाइलम टिश्यू क्या करता है? जल का संवहन करता है, यानी जल को वहां तक पहुंचाता है। अगला क्या है हमारा? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ठीक है। तो हरे पौधों में जो मौजूद क्लोरोफिल होते हैं वो क्या करते हैं? सूर्य प्रकाश में जो मौजूद सोलर एनर्जी होती है या फिर रेडिएंट एनर्जी होती है उसको क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, और उसको क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इसके बाद जो ग्लूकोज का निर्माण होता है उसके अणु में इसको समावेश कर देते हैं, यानी मिला देते हैं। हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है? डार्क में क्या होता है? अंधेरे में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य की रोशनी ही इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती है मतलब दो चरणों में होती है। एक प्रकाश अभिक्रिया उसको कहते हैं, और एक होता है डार्क रिएक्शन यानी लाइट रिएक्शन, और एक होता है डार्क रिएक्शन यानी प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये है क्या? तो जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल क्या करती है? वो सोलर एनर्जी या विकिरण ऊर्जा का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। ठीक है। अब सोलर एनर्जी या सूर्य का जो प्रकाश है उसका जरूरत होता कहाँ है? उसका जो मेन जरूरत होता है वो जल को तोड़ना होता है, दो पार्ट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना होता है। ठीक है। तो जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है, तथा इस ऊर्जा के द्वारा क्या करता है? हरी पत्तियों में जो उपस्थित जल है इसको दो भाग में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त कर देता है, यानी तोड़ दिया। अब जल के विभक्त होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जल का प्रकाशिक अपघटन यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। और इस चरण को हम लोग क्या कहते हैं? इस चरण को हम लोग प्रथम चरण कहते हैं और प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण का ये प्रथम चरण प्रकाश अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन कहलाता है। ओके। यानी इसके बाद अब प्रकाश का कोई जरूरत नहीं। प्रकाश का जो सूर्य के प्रकाश का जो मेनली जरूरत होता है बस वो जल को तोड़ने के काम में आता है। जल टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उसके बाद हम लोग को प्रकाश का कोई काम नहीं। अब जो है आगे आगे जो अब जो हो रहा है, जल टूटने के बाद जल जो दो पार्ट में विभक्त हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो अब इसके बाद प्रकाश का तो जरूरत है नहीं। तो अब जो प्रक्रिया होगी, अब जो अभिक्रिया होगी उसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहेंगे। इसके लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसके पश्चात क्या होता है? ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाएगा। ठीक है। और हाइड्रोजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के ग्लूकोज बना लेगा, है ना। और प्रकाश संश्लेषण के इस द्वितीय चरण को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड स्टेज को हम लोग कहेंगे डार्क रिएक्शन यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब ये चरण जो है डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि अंधकार में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रकाश हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये प्रक्रिया दिन में भी हो जाती है, यानी कि लाइट का तो जरूरत बस उसी तक है जब तक जो है जल जो है दो पार्ट में टूट ना जाए। जैसे जल दो पार्ट में टूटा, लाइट का कोई जरूरत नहीं है, चाहे वहां पे प्रकाश हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो प्रक्रिया डार्क रिएक्शन ही कहलाएगी। ओके। क्लास को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि पादप में पोषण की जो क्रियाविधि है वो पूरी हो चुकी है, और यहाँ पे पादप का पोषण समाप्त हो गया है। अगले क्लास में हम लोग जंतु में पोषण की क्रियाविधि को पढ़ेंगे।